नमस्कार, मैं आमिया और शांडिल्य लेवल अप बीपीएससी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और हम हैं अपने लेक्चर सीरीज के दूसरे लेक्चर में। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया था। एडवेंट ऑफ यूरोपियन हम लोग देख रहे हैं और एडवेंट ऑफ यूरोपियन का आगमन, आधुनिक इतिहास का पहला चैप्टर, जहां से यूरोपियंस का भारत में आगमन होता है और भारत के इतिहास की एक नई दिशा मिलती है। तो हमने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया था एमसीक्यूज के फॉर्मेट में और बहुत सारे फैक्ट्स देखे थे। तो जब भी आप बैठे तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठे। हम 31st क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर से मैं आपको एक बात कह दूं कि हमारी जो एक ये नई शुरुआत है, इस नई शुरुआत में आपके साथ की बहुत आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे चैनल को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच बना सके आप तक और आपके रिजल्ट को सुनिश्चित कर सके। हम बार बार ये चीज दावा कर रहे हैं और आज भी मैं ये दावा करूंगा कि जो हमारी पढ़ाई गई चीजें हैं वो एग्जाम में निश्चित ही आएंगी। तो लेक्चर को एंजॉय करें। चलते हम लोग अपने 31st क्वेश्चन की तरफ। 31st क्वेश्चन आइए देखिए क्या है, सॉल्व करते हैं हम लोग और बहुत मजे से आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 31st क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया है। हम लोग देख रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और एडवेंट ऑफ यूरोपियन का आगमन, जिसमें हमने शुरुआत के क्वेश्चंस जो हमने देखे हैं वो शुरुआत के क्वेश्चंस थे पोर्चुगीज से स्टार्ट हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो आने का क्रम है यूरोपियन कंपनीज का, वो क्रम कुछ यूं है। एग्जाम में कई बार क्रम पूछ देता है, तो एक बार क्रम देख लें। आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाए, देर ना कीजिए। तो फिर जो भी यहाँ पे फैक्ट मैं लिखूं ना, वो आपके कॉपी में होने चाहिए। सिर्फ यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हूबहू आ जाए, जरूरी नहीं है। जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट्स भी एग्जाम में आ सकती है। तो फिर आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर के ही लेक्चर देखने बैठे। साथ ही साथ आपसे दरख्वास्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अपनी ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया पे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो है ये चैनल आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। लेवल अप बीपीएससी आपकी जो एक आपके लिए एक जो फ्री इनिशिएटिव लेकर के आई है, उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों तक पहुंच पाए। तो बच्चों, ये आपका कर्तव्य है कि यदि हम आपके लिए कुछ नया कर रहे हैं तो आप भी हमें आगे बढ़ाएं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। चलिए, तो फिर हम क्या बता रहे थे? हम आपको बता रहे थे कि क्या क्या क्रम रहा यूरोपियन कंपनी के आने का। तो सब आपको पता है कि यूरोपियन कंपनी के आने का क्रम तो क्लियर है कि भाई सबसे पहले कौन आया? पोर्चुगीज आए। पहले कौन आए? पोर्चुगीज, पुर्तगाली आए। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद इंडिया में आते हैं डच आते हैं, है ना। तो क्रम याद रखना है। एग्जाम में क्रम पूछ दे तो ये दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद कौन आते हैं? ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, है ना। तो ब्रिटिश आए, यहाँ पे अंग्रेज आते हैं भारत में। और फिर उसके बाद कौन आता है? डेनिश आते हैं, डेनमार्क वाले आते हैं, डेनिश आते हैं। डेनमार्क अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करती है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आने वाला कौन है? ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी यूरोपियन कंपनी है, विच यूरोपियन कंपनी केम लास्ट इन इंडिया, जो सबसे लास्ट में आई इंडिया में, वो कौन सी यूरोपियन कंपनी है? तो इसका जवाब होगा कौन सा? फ्रेंच, है ना। फ्रांस हम कह सकते हैं। फ्रांस जो है वो सबसे लास्ट में आती है इंडिया में। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये क्रम 1 नंबर में पोर्चुगीज, 2 नंबर में डच, 3 नंबर में ब्रिटिश, 4 नंबर में डेनिश और 5 नंबर में फ्रांस। लेकिन कंपनी स्थापना करने का यदि क्रम पूछ दे कि कंपनी कैसे स्थापित हुआ है, तो कंपनी की स्थापना सीधे क्लियर कर, ये तो आने का क्रम है ना। ये आने का क्रम है। मैं हिंदी में भी आपको समझाते जाता हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बिहार और यूपी के बच्चों को मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ, क्वेश्चन भले ही इंग्लिश में है। अगली बार से मैं कोशिश ये करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन हो, ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आने का क्रम ये मैंने बताया। अगर यदि बात करूं मैं कंपनी की स्थापना का, तो सबसे पहले कंपनी की स्थापना, तो सबसे पहले पोर्चुगीज कंपनी की स्थापना हुई।
पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया इसको क्या कहा जाता है, एस्तादो द इंडिया, है ना। 1505 में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद किस कंपनी की स्थापना की गई, उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, उसके बाद ब्रिटिश। तो यहां पे हमने क्या देखा, उसके बाद स्थापित की जाएगी डच कंपनी की, उसके बाद स्थापित की जाएगी वेरिंगडे ऊस्ट इंडीशे कैंपेन, इनका मूल नाम है। तो यहां पे आने का क्रम पहले डच का है और उसके बाद डच के बाद ब्रिटिश इंडिया में आते हैं। लेकिन कंपनी स्थापित जो हुई है उसमें पहले ब्रिटिश की कंपनी स्थापित हुई है और उसके बाद डच कंपनी स्थापित की गई है। तो ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद फिर डेनिश 1616 में, और उसके बाद जो है उसके बाद तब फ्रांस आता है 1664 में स्थापित की जाएगी और 1667 में ये इंडिया आते हैं। 1668 में इनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, फ्रेंच कंपनी की बात कर रहा हूं कि 1664 में कंपनी स्थापित की जाएगी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1667 में ये आते हैं और 1668 में पहली फैक्ट्री इनकी स्थापित की जाएगी। कहां पे सूरत में 1668 में। तो ये आपके आने का क्रम और ये कंपनी स्थापित होने का क्रम है। ओके, तो आगे मैं अब क्वेश्चन पे आता हूं। मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अब जरा सा क्वेश्चन पे अब बात कर ली जाए। थोड़ा सा मैंने शुरुआत के इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 30 तक कल हम लोगों ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, हमने कल कर्नाटक वार के बारे में चर्चा किया था। कर्नाटक किन क्षेत्रों को कहा जाता है, आज के समय के तमिलनाडु के बहुत ज्यादा क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। जो कोरोमंडल कोस्ट है, जो इंडिया का जो कोरोमंडल कोस्ट था, ये कोरोमंडल कोस्ट है। तो कोरोमंडल कोस्ट और उसके जो ये पार्ट हुआ करते थे वो क्या थे, वो आते थे कर्नाटक रीजन में। कर्नाटक रीजन में तो एक तरह से मद्रास वाला क्षेत्र भी कर्नाटक रीजन में ही ये आता था। तो अब प्रश्न है यहां पे कि कर्नाटक वॉर वाज फॉट बिटवीन, किसके किसके बीच लड़ा गया, ये किनके बीच ये लड़ाई हुई है। तो ये जगह तो क्षेत्र तो इंडिया का है, लेकिन कल मैंने बताया था कि ये जो है राइवलरी, जो ये ठीक वैसे ही राइवलरी थी जो आज के समय में इंडिया और पाकिस्तान की है। इतनी गहरी दोस्ती, आप समझ ही रहे हैं मैं कटाक्ष कर रहा हूं। तो कर्नाटक वॉर किसके किसके बीच, एक यूरोप के अंदर राइवलरी, एक बहुत परंपरागत राइवलरी रहा है। किनके किनके बीच, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो वहां पर होने वाली घटनाओं का प्रभाव भारत में भी दिखता था। जैसे फर्स्ट कर्नाटक वॉर की चर्चा हमने करी है, तो उसमें हमने क्या देखा कि पहली कर्नाटक वॉर जो 1746 से 1748 तक चली, वो उसका कारण ऑस्ट्रिया के वॉर, जो सक्सेशन की जो लड़ाई चल रही थी, उत्तराधिकार का जो युद्ध चल रहा था, उसके प्रभाव के कारण यहां पर युद्ध शुरू हो गया, है ना। 1700 तो वहां पर तो 1740 में ही प्रथम वहां पे वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। लेकिन इसका यहां पे भारत में प्रभाव दिखेगा रोकते 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 अपने आप को, ये कि अब नहीं लड़ेंगे करते करते 1746 में इसका प्रभाव दिख ही गया, जब इन्होंने इंग्लैंड वालों ने पहली कदम उठाई और फ्रांसीसियों के जहाजी बेड़े को जब्त कर लिया, जिसके रिटेलिएशन में फ्रांसीसियों ने भी, उस समय फ्रांस के फ्रेंच गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने अपने मॉरिशस के साथी गवर्नर की मदद से मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो यहां पर दोनों ने ही एक तरह से एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए ये दोनों, और युद्ध की शुरुआत हो गई। तो कर्नाटक वॉर, अब कल मैंने बताया था कि 3 कर्नाटक वॉर लड़ी गई, 3 कर्नाटक वॉर लड़ी गई है। कौन कब कब, तो 3 कर्नाटक वॉर के बारे में हम देखें कि कब कब लड़ी गई है। तो देखिए जरा सा, फर्स्ट कर्नाटक वॉर लड़ी गई, फर्स्ट कर्नाटक वॉर लड़ी गई 1746 से 1748 तक, ठीक है। और ये खत्म कैसे होती है, तो जब वहां पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हो गई और वहां पे ट्रीटी हो गया जिसको कहा जाता है एक्स ला शैपेल
ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपल, ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपल। एक्सला-शैपल की संधि जब हो गई 1748 में, तब जाकर के भारत में भी यह युद्ध समाप्त हो गया, पहला कर्नाटक की वॉर। और जिस मद्रास के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, सॉरी फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था, वो मद्रास वापस से किसको मिल गया? अंग्रेजों को लौटा दिया गया। उसके बाद सेकेंड कर्नाटक वॉर के बारे में बात की जाए तो सेकेंड कर्नाटक वॉर कब हुई थी? तो सेकेंड कर्नाटक वॉर हुई थी 1749, 1749 टू 54, और ये भारतीय कारणों से हुआ था। क्या था ये भारतीय कारण, क्या थे? तो जरा देखिए जरा कि भारतीय कारण क्या थे। हुआ यूं कि भाई 1748 में एक तरफ जहां हैदराबाद का निजाम ऑफ हैदराबाद का निजाम जो है, निजामुल मुल्क, इसकी डेथ हो जाती है, तो फिर यहां पर उत्तराधिकार की युद्ध शुरू होगी। निजामुल मुल्क का बेटा है नासिर जंग, वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसके सामने एक कंटेंडर है, निजामुल मुल्क का ग्रैंडसन, इसका नाम है मुजफ्फर जंग। बोला ऐसे कैसे बैठ जाओगे भाई, हम भी तो कंटेंडर हैं, हमें भी बैठने का हक है, तो आओ जरा सा निपट लेते हैं, और उसके बाद जो जीतेगा वो गद्दी पर बैठेगा। तो अब एक तरफ नासिर जंग को सपोर्ट करेगा कौन? नासिर जंग को सपोर्ट करेगा विथ आर्मी कौन? ब्रिटिश कंपनी सपोर्ट करेगी नासिर जंग को। वहीं डुप्ले, कल क्वेश्चन एक आया था कि कौन सा वो यूरोपियन गवर्नर था जिसने भारतीय मामलों में पहली बार हस्तक्षेप किया या अधिकतम लाभ उठाने के लिए, तो डुप्ले उसका आंसर आया था। ये डुप्ले साहब ने मुजफ्फर जंग को आश्वासन दे दिया, प्रॉमिस कर दिया कि आई एम हियर, डोंट फियर, हम आपको बनाएंगे हैदराबाद का निजाम। तो यहां पे फ्रेंच कंपनी जो है किसके साथ हो गई? मुजफ्फर जंग के साथ। दूसरी तरफ एक और एपिसोड चल रहा था, वो चल रहा था कर्नाटक के नवाब का एपिसोड चल रहा था। दरअसल उस समय कर्नाटक हैदराबाद के अंदर ही आता था, और हैदराबाद का जो निजाम होता था वहीं कर्नाटक के नवाब की घोषणा करता था। लेकिन परिस्थितियां बदल गई थी, और इसी दौरान हुआ यूं कि 1741 के समय में कर्नाटक का नवाब चंदा साहब था, लेकिन 1741 में मराठों ने कर्नाटक पे हमला किया और चंदा साहब को जो है बंदी बना लिया। तो 1741 के पश्चात चंदा साहब मराठों के कैद में चले गए, और कर्नाटक की सत्ता खाली हो गई। तो क्या किया निजामुल मुल्क ने? अपने एक निकट संबंधी, इनका नाम है अनवारुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। भाई साहब, यही साल जिस साल निजामुल मुल्क की मृत्यु होती है, उसी साल में मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया। अब ये रिहा होंगे तो ऑब्वियसली अपनी गद्दी के हकदार होंगे, मांगेंगे कि भाई हमारी गद्दी छोड़ो, हम आ गए अब बैठने के लिए, अब तुम गद्दी से उतरो। अनवरुद्दीन ने बोला कि ऐसे कैसे, इतना आसान है क्या? पहले निपट लेते हैं, फिर जो है जो जीतेगा वही गद्दी पर बैठेगा। तो एक तरफ अनवरुद्दीन और एक तरफ चंदा साहब के साथ आश्वासन दे दिया फ्रेंच कंपनी। डुप्ले ने इनको आश्वासन दिया कि हम आपको बनाएंगे कर्नाटक का नवाब, और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन के सपोर्ट में इंग्लैंड वाले आ गए, ब्रिटिश कंपनी आ गई। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी। तो दोनों ही जगह युद्ध की संभावनाएं बन गई। तो पहली युद्ध होगी जो कहलाती है
1749 में पहली युद्ध लड़ी जाएगी, जिसको बैटल ऑफ अंबूर कहा जाता है। अंबूर का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ी गई? लिख लो भाई, अंबूर का युद्ध लिख लो मेरे बच्चों, कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए ये सारी फैक्ट्स। अंबूर की युद्ध लड़ी गई। अनवरुद्दीन एंड अनवरुद्दीन, एक तरफ ये बंदा खड़ा है अनवरुद्दीन, और दूसरी तरफ कंबाइंड आर्मी है। किसकी कंबाइंड आर्मी है? चंदा साहब प्लस फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच आर्मी, और मुजफ्फर जंग की सेना भी इनके साथ हो गई। तो अनवरुद्दीन इस युद्ध में हारेगा, पराजित होगा और मारा जाएगा। अनवरुद्दीन का पुत्र है मोहम्मद अली। अनवरुद्दीन का पुत्र है मोहम्मद अली। अनवरुद्दीन तो मारा गया इस युद्ध में। अनवरुद्दीन का पुत्र है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भागा और भाग करके जा करके त्रिचिनापल्ली, त्रिची के किले में छुप गया। त्रिची के किले में यह छुप जाता है। वहां पर ये ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन में आ जाता है। त्रिचिनापल्ली का किला बहुत ज्यादा कठिन था तोड़ना, एक तरह से उसको उसके अंदर घुसना बहुत कठिन था। तो ये जो है सुरक्षा घेरे में आ गया। किसके? ब्रिटिशर्स के सुरक्षा घेरे में आ गया मोहम्मद अली। और फ्रांसीसियो ने चंदा साहब को बोला कि भाई सिर्फ अनवरुद्दीन को मारने से काम नहीं चलेगा, सांप को मारा है सपोले को भी मारो, और जा करके त्रिचिनापल्ली में मोहम्मद अली, इनके बेटे मोहम्मद अली को सबक सिखाओ, जो दंडित करना है दंडित करो। तो भाई चंदा साहब ने फ्रांसीसियो की मदद से त्रिचिनापल्ली के का घेरा डाल दिया इन्होंने। अब और ये अब कर्नाटक का नवाब कौन हो गया? कर्नाटक का नवाब ऑफ कर्नाटक कौन हो गया? चंदा साहब होगा। और इन्होंने अपनी एक नई राजधानी बनाई। इन्होंने एक नई राजधानी बनाई, जिसको कौन सा राजधानी रहा? आरकोट। इनकी एक नई राजधानी बनी आरकोट। तो यहां तक आपको समझ में आया। तो एक एपिसोड इधर ये खत्म होता है कि अंबूर की युद्ध हुई और उसमें अनवरुद्दीन मारा जाता है। चंदा साहब विजयी रहते हैं फ्रांसीसियो की मदद से, और उनका पुत्र अनवरुद्दीन का पुत्र त्रिची के किले में जाके छुप जाता है और वहां पे अंग्रेजों की सुरक्षा में आ जाता है। दूसरी तरफ अब इधर हैदराबाद में क्या चल रहा था? हैदराबाद की कहानी जरा देखें। हैदराबाद में 1750 में, हैदराबाद का एपिसोड देखें 1750 में, on the bank of जिंजी रिवर, जिंजी नदी के किनारे एक युद्ध लड़ी गई। कौन सी युद्ध लड़ी गई? किसके किसके बीच? तो एक तरफ नासिर जंग था। नासिर जंग was on one side and the मुजफ्फर जंग was on the another side. मुजफ्फर जंग, नासिर जंग प्लस, नासिर जंग का समर्थन कौन कर रहा था? यहां पर ब्रिटिश आर्मी थी। इनके साथ कौन था? ब्रिटिश आर्मी। दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग थे इस युद्ध में, प्लस फ्रेंच आर्मी। इस युद्ध में भाई नासिर जंग अंग्रेजों की सहायता से विनर रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से अपने ही आर्मी के रिवोल्ट में वो मारा जाता है। विनर तो बन गया, लेकिन अपनी ही आर्मी के रिवोल्ट में वो मारा जाता है। और इसका फायदा उठाते हुए फ्रांसीसियो ने मुजफ्फर जंग को बना दिया हैदराबाद का निजाम। नासिर जंग जीत गया, अंग्रेजों की आर्मी की सहायता से नासिर जंग जीता, लेकिन
वो जो है मारा गया अपनी आर्मी के रिवोल्ट में, और मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद का निजाम बन गया। लेकिन मुजफ्फर जंग बोला कि मैं नहीं जाऊंगा अकेले, वहां पे नासिर जंग के लोग हैं हैदराबाद में, मैं हो सकता हूं वहां पे जाकर के मारा जाऊं। तो यहां पर फ्रांसीसियो ने बोला कि भाई यही तो मौका है भारतीय मामलों को कंट्रोल करने का, हम अपनी आर्मी को बैठा देते हैं हैदराबाद में एक सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में। तो कैप्टन बुस्सी के नेतृत्व में इनको भेजा गया। कहां पर? कैप्टन बुस्सी के नेतृत्व में इनको भेजा गया हैदराबाद। लेकिन जब ये हैदराबाद के लिए रास्ते में थे, पौंडीचेरी के आसपास अफगानी पठानों के हमले में मुजफ्फर जंग भी मारे जाते हैं। तो इधर नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग भी मारा गया। कैप्टन बुस्सी ने समझदारी दिखाई, और समझदारी दिखाते हुए कैप्टन बुस्सी ने मुजफ्फर जंग के बेटे सलाबत जंग को गद्दी पर बैठा दिया। तो यहां पर हैदराबाद में फ्रांसीसियो का पलड़ा भारी रहा। फ्रांसीसियो ने अपने मनपसंद शासक को गद्दी पर बैठाया, हैदराबाद का निजाम बनाया। अब वापस से चलते हैं हम वहां पर जहां पे मोहम्मद अली साहब छुपे हुए हैं त्रिची के किले में। अब यहां पर एक बंदा निकल के आता है, इस बंदे का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। एक साधारण कर्मचारी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में। 1751 में उसने अपने अंग्रेज अधिकारियों को बोला कि क्यों ना हम चंदा साहब की नई राजधानी आरकोट पर हमला करें, क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कमजोर है अपनी आर्मी के साथ। तो चंदा साहब जो है त्रिची का घेराव किए बैठे हैं और आरकोट जो है असुरक्षित है। अंग्रेज अधिकारियों ने बोला कि वाह क्या कमाल का आइडिया दिया तुमने, क्योंकि आइडिया तुम्हारा है तो तुम ही इसको एग्जीक्यूट करो। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बहुत कम संख्या में सैनिक वो लेके गया, बहुत कम संख्या में, और उन कम सैनिकों के बावजूद भी ये आरकोट पर जाकर के हमला करता है और आरकोट पर कैप्चर कर लेता है। ये खबर लगती है किसको? चंदा साहब को, जो त्रिची का घेराव किए बैठे हैं। आनन फानन में अपनी सैनिक सेना की एक टुकड़ी लेकर के आते हैं आरकोट को पर से कब्जा हटाने, लेकिन वहां पर वो असफल रहते हैं और वहां से वो तंजौर की तरफ जाते हैं, फरार होते हैं, जहां पे तंजौर के राजा के हाथों मारे जाते हैं, क्योंकि तंजौर का राजा अंग्रेजों के समर्थन में था, अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। तो तंजौर के राजा के हाथों चंदा साहब मारे जाते हैं। अंग्रेजों ने जो मोहम्मद अली अनवारुद्दीन का पुत्र था, जो त्रिची के किले में छुपा था, उनको गद्दी पर बैठाता है, कर्नाटक का नवाब बनाता है। तो इस तरह से एक तरफ जहां फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा, वहीं कर्नाटक के मामले में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा, और यह युद्ध एक तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक साबित हुआ। तो ये तो पहला कर्नाटक युद्ध के बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने चर्चा किया है। ठीक है, इसमें फ्रांसीसियों को क्षति हुई, जिसके फलस्वरूप डुप्ले को वापस बुला लिया गया फ्रांस, और ये फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांसीसी सरकार की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि डुप्ले का वापस बुलाया जाना एक तरह से फ्रांसीसियों ने अपने पतन की शुरुआत कर दी। यहां से पतन शुरू हो गया, क्योंकि एक अति महत्वाकांक्षी गवर्नर को बुलाया जाना और एक बहुत काबिल व्यक्ति को बुलाया जाना, फ्रांसीसियों ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी कार्य कर लिए। तो हम जरा सा आप क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ के, तो कर्नाटक वॉर वाज फॉट बिटवीन द, ऑप्शन ए है द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, बी है द इंग्लिश एंड द डच, सी है द इंग्लिश एंड द मराठास, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो भाई अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच का ये राइवलरी है। क्या कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही है, सॉरी, ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और बताना है कि विच वन ऑफ द अबव वाज और वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय द इंग्लिश। ब्रिटिशर्स द्वारा इसको
कि इसमें से कौन सी इंट्रोड्यूस की गई थी स्टेटमेंट। जरा सा हम एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। पहला, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। पहले भूमि, लैंड, एग्रीकल्चर ही रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स था। ये पहले भी इसकी मैंने चर्चा करी है, फर्स्ट लेक्चर जब इंट्रोडक्टरी वीडियो आया था उसमें मैंने इस बात की चर्चा करी थी कि कृषि राजस्व की सबसे बड़ी स्रोत हुआ करती थी। तो जो पहले का जो दौर था मध्यकालीन भारत की, यदि हम बात करें, जिस समय सल्तनत कालीन और मुगल काल की बात करें, उस समय भी इस चीज को देखा गया है कि जब कृषि से राजस्व की प्राप्ति की जाती थी तो इन बातों का ख्याल रखा जाता था कि क्या उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई आपदा विपत्ति तो नहीं है। उस क्षेत्र की परिस्थितियां ध्यान में रखी जाती थी कि उस क्षेत्र की परिस्थितियां कैसी हैं। पहले के समय में कई सारी बीमारियों का फैलाव होता था और एक बार में कई सारे गांव और एरिया साफ हो जाते थे, पॉपुलेशन खत्म हो जाती थी। तो अब इस बात का, कहीं बाढ़ तो नहीं आया, कहीं सुखाड़ तो नहीं आया, उसके आधार पर वहां की लगान वसूली जाएगी, वहां की जो है राजस्व वसूली जाएगी। पहला कंडीशन तो ये कि क्षेत्र की परिस्थितियां, मैं लिख रहा हूं यहां पे, क्वेश्चन भले हिंदी में लिख रहा हूं मैं इंग्लिश में, लेकिन लिख रहा हूं हिंदी में, परिस्थितियां कि कैसी परिस्थितियां। दूसरा, भूमि का प्रकार, कि भाई भूमि कैसी है। कई बार एक ही क्षेत्र में आप रहेंगे तो कुछ एरिया जो है निचली भूमि है, कुछ एरिया ऊंची भूमि है। जो निचली क्षेत्र की भूमि है, जैसे बिहार जैसे क्षेत्रों में जो निचली क्षेत्र की भूमि है उसको चंवर कहा जाता है, जहां पे सालों भर पानी लगी रहती है। अब उस सालों भर पानी लगी रहने वाले क्षेत्र में, जलमग्न क्षेत्र में, वेटलैंड्स में, तो हम कह सकते हैं कि भाई कृषि करोगे क्या, मत्स्य पालन तो होगा, कृषि नहीं हो सकती। तो अब वहां पर अब किसी के पास 5 बीघे जो है, 5 एकड़ जो है सिर्फ निचली भूमि है, और वहां और किसी के पास ऊंची भूमि है 5 एकड़, तो भाई दोनों से समान रूप से हम टैक्स नहीं ले सकते, क्योंकि निचली भूमि वालों की कृषि नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखी जाती थी, और ये पहले भी ध्यान रखी जाती थी, है ना। उसके अलावा मिट्टी का प्रकार कैसा है, हर जगह एक जैसी मिट्टी नहीं है। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी है अगर है तो वहां की उर्वरता ज्यादा है, फर्टिलिटी ज्यादा है, वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन आप हिमाचल प्रदेश, आप उत्तराखंड, आप ऐसे इलाके में चले जाएं, वहां पर क्या कृषि का जो है उस लेवल की होगी जो हमारे एलुवियल सॉइल्स में होगी, जो हमारे जलोढ़ मिट्टी में होगी? नहीं होगी। तो अगर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कोई 10 एकड़ रखा है, और जो हमारे मैदानी इलाकों में, नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर कोई 10 एकड़ रखा है, प्रोडक्शन किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली नॉर्दर्न प्लेन में रहने वाले लोगों की, उत्तर भारत के लोगों की जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो वहां से टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो सकता है वनिस्पत कंपैरिजन टू माउंटेन एरिया, क्योंकि वहां की मिट्टी उस प्रकार की नहीं है, रॉकी माउंटेन्स, रॉकी सॉइल्स है सारे। तो अब ये अंग्रेजों का लाया हुआ नहीं था। अंग्रेजों को इस बात की भी फिक्र ही नहीं रही कि मिट्टी का प्रकार कैसा है, क्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं बाढ़ में खत्म हो गया, सुखाड़ में नहीं, आपको टैक्स देना है, देना है आपको। यही कारण है कि जब 1770 में जब डुअल गवर्नमेंट चल रहा था बंगाल में, जब डुअल गवर्नमेंट चल रही थी बंगाल में 1770 में, बंगाल में एक बहुत बड़ी अकाल आई थी, और इस अकाल में बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन मारी गई। लेकिन इसके बावजूद भी इनका टैक्स कलेक्शन कम नहीं हुआ। जो इनका टारगेट था, इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया। इन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि बंगाल की जनता जिंदा है या मर रही है। लूट का काल कहा गया डुअल गवर्नमेंट की जो टाइमिंग है 1765 टू 1772 का जो ये दौर रहा, इसको लूट का काल या डाकू राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये समय एक तरह से पूरी बंगाल की जनता को चूस लिया गया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और 1/3 पॉपुलेशन कम होता है भाई। कोरोना आया, कोरोना में तो रोजाना अगर डेटा हम लोग देखते थे, भाई साहब आज तो 1000 लोग मरे, आज तो जो है 2000 लोग मरे, और त्राहिमाम वाली कंडीशन थी, बाप रे बाप अब तो क्या होगा, बहुत भयावह कंडीशन लग रही थी।
सोचो उस समय पॉपुलेशन की 1/3, टोटल पॉपुलेशन की 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई, मर गई, काल कलवित हो गई। इतनी भयावह रही होगी। और उस समय तो ऐसी अकाल आना एकदम ना कॉमन सा था, हर साल किसी ना किसी क्षेत्र में ये आता रहता था। अंग्रेजों को इससे कोई मतलब नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम गलत है कि असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। अंग्रेजों ने कभी नहीं ऐसा किया, ये पहले से था। मुगल कालीन में और सल्तनत कालीन में भी ये देखा गया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कम टैक्स वसूला है। अलाउद्दीन खिलजी ने तो 50% टोटल प्रोडक्शन का 50% कर राजस्व ले लिया। तो वो भी ऐसा नहीं था कि बहुत दूध के धुले हुए हैं, उनके समय में भी शोषण हुआ है किसानों का। लेकिन अंग्रेजों के समय में जो लेवल था शोषण का, वो एक्सट्रीम लेवल का था। और अंग्रेज यहां से शोषण करके, एक्सप्लोटेशन करके यहीं पर नहीं खर्च कर रहे हैं, वो भेज दे रहे हैं कहां पे? इंग्लैंड, अपने यहां भेज दे रहे हैं। जबकि जो मुगल कालीन और सल्तनत कालीन शासकों की बात करूं तो यहां के ही समाज और यहां की संस्कृति में रच बस गए। यहां से जो धन अर्जित कर रहे हैं वो यहीं पर खर्च कर रहे हैं। तो वो क्या हो जा रहा है? सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो यहीं पे हो रहा है। जबकि यहां से हमारे दादा भाई नौरोजी ने इसका थ्योरी दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत, कि धन निष्कासित हो रहा है ना। यहां से कहां जा रहा है? इंग्लैंड। एक ही तरफ वन डायरेक्शनल फ्लो था, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है धन, है ना। तो पहले तो आ रहा था और यहां से माल लेके जाते थे, फिर बेचते थे, फिर माल लेके आते थे, पैसा लेकर के आते थे, बुलियंस लेके आते थे, सोना चांदी लेके आते थे। तो वहां पे फ्लो दो तरफा था। लेकिन जब यहां पे एक तरह से कंट्रोल कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल कर लिया पूरे इंडिया पे, तो वन डायरेक्शनल फ्लो हो गया धन का। तो ऑब्वियसली ये नहीं है। दूसरा है यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर। भाई साहब नहीं जी, ये तो आ गई थी भाई, बाबर लेकर के आ गया था, ये बाबर द्वारा आ गया था लेकर के, तो ये अंग्रेजों का देन नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन, तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और तीसरा है कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। भाई टोबैको किसकी देन है? कमेंट सेक्शन में दिखाओ, जल्दी जल्दी नोट, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो टोबैको किसके द्वारा लाया गया है। तो टोबैको और रेड चिलीज किसके द्वारा? बहुत बढ़िया, किसके द्वारा? पोर्चुगीज द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमने देखा कि तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओनली वन नहीं होगा, 1 and 2, 2 and 3, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। भाई साहब नन ऑफ द अबव, ऊपर का कोई स्टेटमेंट सही है ही नहीं ब्रिटिशर्स के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। आशा है आप लोग पसंद कर रहे होंगे लेक्चर, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब मस्ट है। नए जो बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे लेक्चर सीरीज से, वो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। ये आपके हित में है, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आना आपके रिजल्ट को पक्का करेगा। आप जितना इंकरेज करेंगे उतना ही हम आपके लिए करने में सक्षम होंगे। ओके ओके, तो अब हम देखें जरा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कंसीडर करें हम जरा स्टेटमेंट्स के ऊपर। स्टेटमेंट्स क्या कहता है? बैटल ऑफ बिदारा वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रांस। पहला स्टेटमेंट है। तो बिदारा का बिदारा है कहां? कहीं कहीं बिदारा मिलता है, कहीं कहीं बेदरा मिलता है। बेदरा का युद्ध, बेदरा दरअसल बंगाल में है। यह फाइनल वॉर था, बैटल ऑफ बेदरा भी लिख सकते हैं हम लोग। यह फाइनल वॉर था बिटवीन इंग्लैंड एंड डच। इस युद्ध के बाद से भारत में डचों की शक्ति समाप्त हो गई। वो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी बन के रह गई। वो अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करना बंद कर दिया इसके बाद से। एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेजों और डचों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि भाई हम आपके डच कॉलोनी जो स्पाइस आइलैंड है, जो इंडोनेशिया है, वहां पे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे और आप यहां पर इंटरफेयर मत करिए। तो 1759 में एक तरह से ये फाइनल वॉर था बिटवीन इंग्लैंड एंड डच। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। बैटल ऑफ बिदारा वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रांस। तो फ्रांस तो होगा नहीं, डच होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट,
सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? द मुगल एम्परर फरुखशियर्स फरमान कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन सिग्निफिकेंट प्रिविलेज टू द कंपनी। फरुखशियर जो लेटर मुगल्स में आता है, लेटर मुगल रूलर है, और इसकी शासनकाल, फरुखशियर की शासनकाल जो है वो 1713 से लेकर के 1719 तक। फरुखशियर को गद्दी पे बैठाने वाला सैयद ब्रदर्स है। फरुखशियर को गद्दी पे किसने बैठाया? फरुखशियर को गद्दी पर बैठाया सैयद बंधु ने। इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। कब से कब तक? 1713 से 1719, 1713 टू 19। इनको बैठाने वाला कौन था? किंग मेकर है। किंग मेकर कौन है? सैयद ब्रदर अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। किंग मेकर हैं सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स। सैयद बंधु, इनका क्या नाम है? इनका नाम है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। मैं हिंदी में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां इन भाइयों का नाम है। और चूंकि औरंगजेब की डेथ के बाद से पूरी मुगल कोर्ट बहुत सारे गुटों में बट गई थी। तुर्की नेताओं का गुट तुरानी दल, ईरान के लोगों का जो है दल था ईरानी दल, भारतीय मुसलमानों का एक दल बना हिंदुस्तानी दल, और अफगानियों का एक दल था अफगानी दल, अफगानी गुट। तो ये जो हुसैन अली खां है और अब्दुल्ला खां है, ये हिंदुस्तानी दल के नेता हैं, और इनको जो है भारतीय शासकों का और राजपूत शासकों का एक तरह से समर्थन प्राप्त है, जिसे बाकी दल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये जो है बहुत ताकतवर हो जाते हैं इस वक्त में, और इन्होंने 4 मुगल शासकों को गद्दी पर बैठाया। इनफैक्ट 1719 का साल तो ऐसा रहा जिस साल इन्होंने 3-3 शासकों को बैठाया। 1719 में इन्होंने फरुखशियर को अंधा करके मरवा दिया, और 1719 में इन्होंने 3 शासक रफीउद्दौला और लास्ट जो गद्दी पे बैठेगा ये हमारे रंगीला साहब है, जिनका जो एक लंबा दौर रहेगा। एक नाम ही इनका उत्पाद ही है रंगीला, मोहम्मद शाह साहब गद्दी पे बैठेंगे, और इन्हीं के शासनकाल में इनकी खात्मा भी होगी। किसकी खात्मा होगी? सैयद बंधुओं की खात्मा हो जाएगी, ये मारे जाएंगे। तो ये फैक्ट सारे कॉपी में आपने होपफुली आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब यहां पे आते हैं फरुखशियर का फरमान। तो फरुखशियर का फरमान कब आया? फरुखशियर का फरमान आया 1717 में। जॉन शर्मन के नेतृत्व में 1715 में एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। 1715 में जॉन शर्मन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा फरुखशियर से मिलने। और जब फरुखशियर से मिलने पहुंचा तो फरुखशियर एक बीमारी से ग्रसित था, जो छूट नहीं रही थी उसकी बीमारी। तो इसके दल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर हैमिल्टन ने उनको उस बीमारी से निजात दिलाई, और जिससे प्रसन्न होकर फरुखशियर ने अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा फरमान जारी किया। इस फरमान ने आने वाले समय में इतिहास को बदल के रख दिया। यही वो फरमान है जिसने बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर की नींव रखी। तो एक तरह से फरुखशियर, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महान अधिकार। और ये मैग्ना कार्टा किसने कहा? मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ओर्म नाम के क्या है, एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है ये क्या है? फरुखशियर का फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा है, महान अधिकार है। क्योंकि इसने आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास को बदल के रख दिया, और इसके साथ ही भारतीय इतिहास में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। तो ये सही है। इसमें क्या होगा आगे क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग देख लेंगे फरुखशियर का फरमान क्या क्या था। तो इसमें यहां पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि फरुखशियर का फरमान क्या था। थर्ड स्टेटमेंट है, बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 द इंडियन सेटलमेंट फॉर द कमर्शियल। ये लाइन थोड़ा सा आधा अधूरा लग रहा है बस, लेकिन ये लाइन कुछ यूं है कि 1763 में
ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद जो है फ्रांसीसियो की जो इंडियन सेटलमेंट्स थी वो सिर्फ कमर्शियल पर्पस से यूज होंगी। अब यहां से फ्रांसीसियो की शक्ति समाप्त हो गई, ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब यहीं पर हम चर्चा करने वाले हैं थर्ड कर्नाटक वॉर की, कि थर्ड कर्नाटक वॉर क्यों लड़ा गया। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर यूरोप के कारणों द्वारा लड़ा गया, सेकेंड कर्नाटक वॉर यहां के कारणों द्वारा लड़ा गया, इंडियन रीजन थे। थर्ड कर्नाटक वॉर लड़ा गया फिर से यूरोप के कारणों के कारण, वहां पे 7 ईयर वॉर स्टार्ट हो गया था। कर्नाटक यूरोप में कौन सी वॉर स्टार्ट हो गई थी, कौन सी युद्ध स्टार्ट हो गई थी? 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर वॉर, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और इसका प्रभाव यहां पर भी पड़ा, सप्तवर्षीय युद्ध। और 1758 से लेकर के 1763 तक यह युद्ध चला है। कौन सा? थर्ड कर्नाटक वॉर, थर्ड कर्नाटक, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक लड़ी जाएगी। और इसमें हम देखेंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में एक बहुत फेमस युद्ध है जिसको कहा गया बैटल ऑफ वांडीवाश। वांडीवाश का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवाश, वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक तरफ बैटल ऑफ, इसी युद्ध के कारण, इसी युद्ध के अंदर, थर्ड कर्नाटक वॉर के अंदर ही बैटल ऑफ वांडीवाश एक निर्णायक युद्ध था। इसी युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियो की किस्मत को लिख दिया। बैटल ऑफ वांडीवाश ने भारत में फ्रांसीसियो की किस्मत को लिख दिया काले अक्षरों से, काले अक्षरों से। 1760 में हुआ। इस युद्ध में एक तरफ जहां अंग्रेजी कमांडर सर आयरकूट थे, सर आयरकूट थे, दूसरी तरफ फ्रांसीसी जो गवर्नर थे काउंट दी लाली, काउंट दी लाली ये साहब थे। और काउंट दी लाली साहब निहायत ही बहुत घटिया किस्म के गवर्नर निकले और इन्होंने समझने में गलती कर दी। अंग्रेजों की शक्ति को समय पे उन्होंने उचित निर्णय ले लिया, जिसके कारण से थर्ड कर्नाटक वॉर में बुरी तरह मात खाते हैं। और बैटल ऑफ वांडीवाश में पूछ देता है क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है कि अंग्रेजी कमांडर कौन था? सर आयरकूट थे। फ्रांसीसी कमांडर कौन था? गवर्नर काउंट दी लाली थे। तो बैटल ऑफ वांडीवाश एक निर्णायक डिसाइसिव वॉर था थर्ड कर्नाटक वॉर के अंदर में, 1760 में लड़ी गई। और इसके पश्चात 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया, जो कैपिटल था। 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया, जो कैपिटल था किसकी? फ्रांसीसियो की कैपिटल हुआ करती थी। और तब जाकर के जब वहां पे 7 ईयर वॉर खत्म हो गया यूरोप में, वहां पे जब एंड हो गया, तब जाकर के वहां पे ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी। और इस ट्रीटी के बाद से अंग्रेजों ने जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट पर कब्जा किया था इंडिया में, वो वापस कर दिया गया फ्रांसीसियों को। लेकिन इस शर्त के साथ कि अब फ्रांसीसी भारत में सिर्फ कमर्शियल पर्पस से होंगे, यहां पे अब अपनी पावर नहीं दिखा सकते, आर्मी नहीं रख सकते। तब यहां पर हमने देखा कि भाई पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरी स्टेटमेंट सही थी, और तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन है विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट ओनली 1 and 2, तो 1 तो गलत है, तो होगा नहीं। और स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो ऑप्शन बी और सी, यहां पे दो ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, ओनली 2 और ओनली 3। तो दोनों में से कोई एक तो मार नहीं सकते। तो चौथा ऑप्शन देंगे मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, दो से ज्यादा, हम यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? डी ऑप्शन के साथ। इसको लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर जी ने लॉक कर दिया। इसका आंसर होगा डी। भाई साहब डी और ई मारने में से घबराए नहीं, हमेशा ए बी सी में ही नहीं खोजिए। 68वीं में 3 और 68वीं में कुछ इसी प्रकार का जो है ऑप्शन रहा है, ए बी सी, और डी में मोर देन वन ऑफ दी अबव, और ई में नन ऑफ दी अबव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन अब हम थोड़ा सा देखें कि भाई अगला क्वेश्चन है क्या। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गई होगी। बहुत जल्दी पॉलिटी की लेक्चर्स भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप इंतजार करेंगे और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा। 34 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। आपको याद होगा 1639 में
याद हो तो मैं बता दूं, 1639 में फ्रांसिस डे एक अंग्रेजी एजेंट, अंग्रेजी कंपनी का एजेंट चंद्रगिरी के राजा वेंकटप्पा साहब से मद्रास पट्टे पर लेता है और वहां पर अपनी पहली कोठी अंग्रेजों ने अपना निर्माण किया, अपनी पहली कोठी का, अपनी फोर्ट, पहली किले का, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज 1640 में ये बन के तैयार होगा। तो फोर्ट ये तो बहुत बाद में चल के तैयार होगा, 1700 एडी में। और ये कब स्टार्ट तैयार होगा? 1739 में मद्रास पट्टे पे लिया जाएगा, 1740 में, 39-40 में इसको लेंगे। ये भी जो है फोर्ट डेविड भी तमिलनाडु में ही है, लेकिन बहुत बाद में। पहले ये फोर्ट डेविड डच सेटलमेंट था, लेकिन बाद में इस पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ये भी तमिलनाडु में है, लेकिन बहुत बाद में चल के स्टैब्लिश होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन सी है फोर्ट सेंट डेविड। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो वी शुड गो विथ ऑप्शन बी। हम लोग बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो फ्रांसिस डे द्वारा स्थापित किया गया था। फ्रांसिस डे कौन है? मद्रास के संस्थापक, फाउंडर ऑफ मद्रास है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 40 क्वेश्चन नंबर 40, 40वें नंबर क्वेश्चन पे हम चले। क्वेश्चन क्या है जरा सा देखें, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए आप। स्टेटमेंट है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैटल ऑफ वांडीवाश करेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट। बोला कि वांडीवाश की जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो ये वांडीवाश है वो कहां पे स्थित है इस वक्त? उस समय तो ये कर्नाटक रीजन में था, और कर्नाटक रीजन का अधिकतर हिस्सा आज के वक्त का तमिलनाडु है। मद्रास भी उस समय कर्नाटक रीजन में आता था। तो भाई क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने बोला कि तमिलनाडु जो है उस वक्त का कर्नाटक था, तो हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन सी के साथ हम जा सकते हैं भाई। ऑप्शन सी के साथ जाओ ना भाई, इतनी इसमें शर्म कैसी? शर्म नहीं करनी आंसर लगाने में। ऑप्शन सी, तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर। तो हम ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। तो ऑप्शन, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कुछ ज्यादा समझने के लिए था नहीं, जिसमें ज्यादा समझने के लिए होगा उसमें हम बात करेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? चलिए यहां पर हम समझेंगे। अब कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाह वाह, बहुत बढ़िया है। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैटल ऑफ सैंथोम। सैंथोम दरअसल मद्रास के निकट ही एक इलाका था जो व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, तो सैंथोम जो है, ये बैटल ऑफ सैंथोम लड़ी गई है। दरअसल बैटल ऑफ सैंथोम जो है फर्स्ट कर्नाटक वॉर में लड़ी गई थी। ये बैटल ऑफ सैंथोम कॉपी में नोट डाउन करो, कब लड़ी गई थी? बैटल ऑफ कर्नाटक, फर्स्ट कर्नाटक वॉर में ये लड़ी गई थी। ये वॉर जो है एक तरह से फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब, जो उस समय अनवारुद्दीन थे, अनवारुद्दीन साहब जिंदा थे, अभी बंबूर का युद्ध हुआ नहीं है, उसके जस्ट पहले की कहानी है ये। 1748। ये कब हुई है? ये जो बैटल ऑफ सैंथोम हुई है 1748 में, 1748 में। तो 1748 में जिंदा है हमारे अनवरुद्दीन साहब। तो अनवरुद्दीन साहब ने अंग्रेजों का पक्ष लेते हुए फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि फ्रांसीसी मद्रास छोड़ नहीं रहे थे, उन्होंने मद्रास पर कब्जा कर लिया था डुप्ले के नेतृत्व में। तो फ्रांसीसियों को का मद्रास पर से कब्जा हटाने के लिए और एक तरह से सबक सिखाने के लिए अनवरुद्दीन ने युद्ध का ऐलान कर दिया फ्रांसीसियों के खिलाफ। भाई साहब, फ्रांसीसियों के पास मुश्किल से 900 के आसपास सैनिक थे, और एक तरफ अनवरुद्दीन की 10,000 की संख्या में एक बड़ी सेना। भाई ये सैंथोम की युद्ध लड़ी गई। पहला स्टेटमेंट है बैटल ऑफ सैंथोम, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर करेंगे। बैटल ऑफ सैंथोम, यहां पे भी सैंथोम होना चाहिए, तो ये इसके बाद से ध्यान रखी जाएगी, गलती ना हो। बैटल ऑफ सैंथोम इन मद्रास फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड द नवाब ऑफ कर्नाटक। तो अभी तो चर्चा हो गई, यहां फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के बीच युद्ध लड़ा गया है। दूसरा ऑप्शन, तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है।
दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए स्मॉल फ्रेंच आर्मी अंडर कैप्टन पैराडाइज। भाई इस बंदे का नाम याद कर लो, कैप्टन पैराडाइज। कौन था फ्रांसिसियो के तरफ से कैप्टन? कैप्टन पैराडाइज थे। तो ये नोट डाउन होना चाहिए। डिफीटेड द स्ट्रॉन्ग आर्मी अंडर महफूज खां एट सैंथोम। ये सेंट नहीं होगा, सैंथोम होगा। तो सैंथोम, हाँ। तो अंग्रेजों की फ्रांसिसो की तरफ से कैप्टन पैराडाइज थे, और अनवरुद्दीन की तरफ से कौन था? महफूज खां। इनके तरफ से लगभग 900 के करीब में आर्मी थी, और जिसमें अधिकतर इंडियन लोग ही थे, और महफूज खां के साथ 10,000 की बड़ी सेना थी। तो भाई साहब इस युद्ध में फ्रांसिसियो ने धोबी पछाड़ पटका। किसको? अनवरुद्दीन को। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया, यह वह प्रथम युद्ध था जिसने साबित कर दिया कि यूरोप की अनुशासित छोटी सेना के सामने भी भारत के शासकों की मध्यकालीन सेना, जो पुराने तौर तरीकों से लड़ाई लड़ती है, वो खोखली है। यूरोप की छोटी अनुशासित सेना भी भारत की बड़ी सेनाओं को हरा सकती है, भारतीय शासकों की। यहां से अंग्रेजों का भी माथा ठनका कि भाई ये क्या हो गया, कमाल हो गया, ये तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इफ स्मॉल फ्रेंच आर्मी अंडर कैप्टन पैराडाइज डिफीटेड द स्ट्रॉन्ग आर्मी अंडर द महफूज खां एट सैंथोम। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? गुडेहू वाज फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सैंथोम। गुडेहू था फ्रेंच गवर्नर नहीं, फर्स्ट कर्नाटक वॉर के समय में भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। ये तो जब डुप्ले साहब 1754 में बुला लिए जाएंगे, तब गुडेहू को भारत में गवर्नर बना के भेजा जाएगा, जिसने एक बहुत अकुशल नेतृत्व दिया भारत में। ठीक है, वो बात की चर्चा करेंगे हम। तो यहां पर हमने क्या देखा कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट। तो अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर थर्ड इज इनकरेक्ट। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड कहीं है? ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है ओनली 3। यस, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वी शुड गो विथ ऑप्शन 3, ऑप्शन सी ओनली 3। अगर यही करेक्ट पूछता तो हमने खोजना होता 1 and 2 कि 1 और 2 कहां दिया हुआ है ऑप्शन में। इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी आएगा ओनली 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलो एक बार तो अगला क्वेश्चन देखे जरा सा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखो जी, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। देखो जी, फिर से पुर्तगालियों की चर्चा हम यहां पे कर रहे हैं। पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, हु इन 1500 सेल्ड फ्रॉम पोर्चुगल टू फाइंड अ रूट टू इंडिया, इज क्रेडिटेड एज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच। ऐसे तो हमारे वास्को डी गामा ने तो रूट खोज लिया था, और वास्को डी गामा इंडिया में 3 बार आता है। वास्को डी गामा इंडिया में 3 बार आता है। कब कब आता है? वास्को डी गामा इंडिया में 3 जो है वो अभियान करेगा। कब कब? पहला अभियान किया 1498 में, दूसरी अभियान इसने की 1502 में, और तीसरी अभियान इन्होंने की 1524 में, और डेथ हो गया भारत में ही, डेथ इन इंडिया। ये प्रश्न पूछ दे कि भाई वास्को डी गामा का डेथ कहां हुआ है, तो इनकी डेथ इंडिया में ही हुई है। इसके अलावा अल्बुकर्क, उसकी भी डेथ कहां हुई है? इंडिया में ही हुई है, गोवा में। तो डेथ कहां हुई है? इंडिया में। दिसंबर 1524 क्रिसमस के समय में इनकी डेथ यहां पे हो जाती है बीमारी से। तो ये तो वास्को डी गामा। लेकिन वास्को डी गामा के बाद कौन आया? सेकंड पोर्चुगीज कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। तो ये बंदा जब आ रहा था तो वेस्टर्न कोस्ट, जब अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंच रहा है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंचने के बाद यहां पर इसको बड़े तूफानों का सामना करना पड़ा। तो यहां से इसकी जो है, इसका जो जहाजी बेड़ा वो दिशा भटक जाता है और ये पहुंच जाता है ब्राजील, साउथ अमेरिका। तब यही क्वेश्चन है कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल
पहला यूरोपियन है कहां पहुंचने वाला? ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका। नहीं, साउथ अफ्रीका इसके पहले भी बहुत लोग जा चुके हैं। ब्राजील, सऊदी अरेबिया, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो हम किसके साथ जाना चाहेंगे भाई? ब्राजील के साथ। ये तो ऑब्वियसली आंसर हो गया कि ये साहब कहां गए? ब्राजील चले गए। चलो, अच्छा ऐसा है कि इन्हें वाटरवेज खोजने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूरोपियंस तो इंडिया में सदियों से आ रहे थे। सिकंदर के समय से भारत के साथ इनका संबंध और उसके भारत के साथ इनका संबंध स्थापित हो चुका था। तो इन्होंने भारत की जलमार्ग की खोज क्यों की? और ये 15वीं सदी में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। 15वीं सदी यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत है और पुनर्जागरण के कारण यूरोप में कई सारी नई चीजें होती हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग तो हम उसकी चर्चा करेंगे, वरना हम अपनी चीजों से भटक जाएंगे और हम अपने लक्ष्य है और जब थ्योरेटिकल क्लास आएगा, जब हमारी 70 दिन की कोर्स समाप्त हो जाएगी और उसके बाद हम एक प्रॉपर तरीके से कोर्स लॉन्च करेंगे, उसमें बहुत चीजें एक साथ क्लासेस लेक्चर के सीरीज में आएंगी और उसको आप इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं और इसीलिए फैक्ट के ऊपर ही हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। बाकी चर्चा जैसे जैसे आएगी चीजें वैसे चर्चा हम करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड बिफोर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले किया गया? लेक्चर की शुरुआत में अगर आपने ध्यान दिया होगा तब तो ठीक है, लेकिन जो बाद में बीच बीच में स्किप करके बढ़ाने वाले लोग भी बहुत होते हैं। स्किप करके ना बढ़ाएं, क्योंकि ये कोई लेक्चर सीरीज आपके करियर से रिलेटेड है, कोई ऐसा वैसा लेक्चर सीरीज नहीं है। तो रेगुलर इस वीडियो को देखिए, 2-3 मिनट देख करके आगे भागने की आवश्यकता नहीं है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई साहब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1602 में। जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ब्रिटिशर्स की स्थापना की गई, तो ब्रिटिश जो है स्थापित किए गए हैं, अपनी कंपनी स्थापित इन्होंने की है 1599 में और 1600 ईस्वी में जाकर के इनको अधिकार पत्र मिलता है महारानी द्वारा। तो क्या है, ब्रिटिश की कंपनी पहले स्थापित की गई है ना, और डच की बाद में। स्टेटमेंट क्या कहता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड बिफोर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भाई ये तो 1602 में है और ये तो 1599 में है। कैसे होगा? तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। और क्या होगा? क्यों इतना दिमाग खपाना? दूसरा स्टेटमेंट है द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इश्यू ए स्टॉक। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली ऐसी कंपनी है जिसने स्टॉक जारी किया शेयर के लिए। स्टॉक खरीद के कोई भी शेयर होल्डर्स बन सकता था उस कंपनी में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए है वन ओनली, गलत है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बी है टू ओनली, तो दो सेकेंड ऑप्शन ही तो सही है। तो हम आगे की ऑप्शंस पे चर्चा ही ना करें, हम सीधे किस पे जाते हैं? ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी टू ओनली सही होगा। आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन पे तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा अगला, देखें हम जरा सा कि क्या है। ओके, तो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। चलिए जरा सा इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। विथ रेफरेंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित ये स्टेटमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन वक्तव्यों की चर्चा करें हम। पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू अ चार्टर एक्वायर्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इंग्लैंड की रूलर जो है महारानी है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनके द्वारा दिया गया चार्टर के अनुसार, उनके द्वारा दिया गया जो चार्टर है, किसको चार्टर दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके अनुसार द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड compete विथ ओनली कंपनीज बिलोंगिंग टू इंग्लैंड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंपनी है वो सिर्फ
इंग्लैंड की कंपनी के साथ कंपीट कर सकती थी, मतलब उनके साथ प्रतियोगिता कर सकती थी, मतलब कि उनके अलावे भी कई सारी इंग्लैंड की कंपनी कहां जा सकती थी, पूर्वी देश और भारत के साथ व्यापार कर सकती थी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार में प्रतियोगिता कर सकती थी। एंड कंपनी बिलोंगिंग टू अदर यूरोपियन कंट्रीज वर बैन फ्रॉम कंपटीशन, और यूरोप के बाकी देशों के जो कंपनी है उनको बैन कर दिया क्वीन एलिजाबेथ ने कि नहीं भाई आप नहीं जा सकते। ऐसा कैसे भाई, क्वीन एलिजाबेथ कहीं सिर्फ इंग्लैंड की ना महारानी है, पूरे यूरोप की महारानी थोड़ी है। फ्रांस उनके अधिकार में है, जर्मनी पर्सिया उनके अधिकार में है, पोर्चुगल उनके अधिकार में है, स्पेन उनके अधिकार नहीं ना, उनकी सोवरेनिटी तो सिर्फ इंग्लैंड तक है। अपनी जो है शासन, अपनी ताकत कहां दिखा सकती है, वो सिर्फ इंग्लैंड के अंदर में दिखा सकती हैं। वो सिर्फ इंग्लैंड की कंपनी को मना कर सकती है कि नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई नहीं जा सकता है। यहां पे तो उल्टा बात कर दिया गया। उल्टी बात क्या की गई कि महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के अनुसार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतियोगिता कर सकती थी सिर्फ इंग्लैंड की कंपनी से, और यूरोप की बाकी कंपनी बैन हो गई। तो क्या पोर्चुगीज कंपनी बंद हो गई, डच कंपनी बंद हो गई? नहीं ना, उन्हीं लोगों के साथ तो कंपटीशन था, इंग्लैंड की बाकी कंपनियों को तो अलाउ ही नहीं किया गया जाने के लिए। ठीक है, वो तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, तब जाकर के जो पार्टी सत्ता में आई, वीक पार्टी, उसके सहायता से दूसरी कंपनी खुली। उसके बाद से जाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कम करने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर हम चार्टर की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो पूरी की पूरी गलत है, पूरी की पूरी गलत है, क्योंकि ये प्रतियोगिता यूरोप की बाकी कंपनियों के साथ है, इंग्लैंड की कंपनी के साथ नहीं है। दूसरी क्या है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है भाई, सामानों की खरीद बिक्री करने वाली कंपनी है ना, गुड्स को बेचने वाली कंपनी है ना, तो सही तो है ये। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए है, वन ओनली। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है नहीं ना, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन बी, टू ओनली, यस, सेकंड ऑप्शन इज राइट। तो हम नीचे फर्दर जो है नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन बी क्या है? टू ओनली, टू ओनली करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कुछ यूं है, अगला क्वेश्चन फिर हमारा स्टेटमेंट ही है। स्टेटमेंट क्या कहता है? द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी wanted their first trading center to be set up at Surat. The permission was however refused by Mughal emperor there because ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली ट्रेडिंग सेंटर सूरत में स्थापित करना चाहती थी, लेकिन मुगल एम्परर द्वारा यह परमिशन देने के बावजूद भी रिफ्यूज कर दिया गया। एक बार दे दिया गया, इसकी चर्चा हमने की, दे दिया गया था, विलियम हॉकिंस थे उस समय दरबार में, लेकिन फिर से इन्होंने वापस ले लिया अपना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? क्यों किया गया ऐसा? क्यों क्यों? तो कारण है, द मुगल एम्परर वाज अगेंस्ट द ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द ब्रिटिश। मुगल एम्परर जो है अंग्रेजों के व्यापार के तौर तरीकों से इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनके विरोध में थे। दूसरा ऑप्शन है, देयर वाज अ पोर्चुगीज प्रेशर ऑन द एम्परर। सम्राट पर, बादशाह पर पोर्चुगीज प्रेशर था, इस पे हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन सी, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं था विदेशी व्यापार में, तो पोर्चुगीज को क्यों अलाउ किया था, डचेस को क्यों अलाउ किया था, है ना? इस पे भाई ये तो स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। मोर देन वन ऑफ द अबव की बात चर्चा अब होगी नहीं, और नन ऑफ द अबव की चर्चा भी नहीं होगी। हाँ, इस पे तो चर्चा हो सकती है कि हाँ, पुर्तगालियों का प्रेशर तो था उस समय। पुर्तगाली जो पादरी हैं, जो फादर हैं, उस समय दरबार में थे और वो साजिश रच रहे हैं सिर्फ किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को भारत से भगा दिया जाए, है ना? तो ये एक तरह से जब जहांगीर मन बनाता था, दरबारियों द्वारा साजिश रची जाती थी, किसके प्रेशर में आकर के? पुर्तगालियों के प्रेशर में आकर के। तो हाँ, पुर्तगाल एम्परर पुर्तगाल के प्रेशर में था। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हैं, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बच्चों वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा।
नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करो। कमाल का कंटेंट हम आपको देने वाले हैं। लेवल अप बीपीएससी आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जहां पे आने का मतलब है आपका रिजल्ट पक्का होना। तो हम आपके साथ हैं हमेशा खड़े, और आपका बस काम है रेगुलर लेक्चर देखना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाना। तो इतना आप कर सकते हैं, इसमें आपके तो पैसे लगेंगे नहीं, बस आप हमें इंकरेज करेंगे और बेहतर कंटेंट लाने के लिए आप इंकरेज करेंगे हमें। 41 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है शाह सुजा इन 1651 अलाउड द इंग्लिश टू ट्रेड इन बंगाल। शाह सुजा शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब का भाई था, और इस वक्त वो बंगाल का सूबेदार भी था। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। 1651 में ही शाह सुजा ने अंग्रेजों को बंगाल में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी, प्रवेश करने की इजाजत दी। पहला स्टेटमेंट सही है। तो अभी बोला मैंने शाह सुजा बंगाल का सूबेदार था। शाह सुजा वाज द सूबेदार ऑफ बंगाल। यस, दिस इज राइट। शाह सुजा बंगाल का सूबेदार था। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज विलियम हेज द फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ द कंपनी इन बंगाल। यस यस यस, ये राइट है। विलियम हेज ही पहला अंग्रेजी एजेंट है बंगाल में। बंगाल पे एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल था वो मद्रास का था, लेकिन पहली बार विलियम हेज वहां का फर्स्ट एजेंट बनता है और पहला गवर्नर बनता है कंपनी की तरफ से बंगाल का। और जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो वापस से मद्रास का कंट्रोल स्थापित हो जाएगा। ये तब तक होगा जब तक कि फोर्ट विलियम नहीं बन जाता और पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित नहीं कर दिया जाता कलकत्ता को। जब तक कलकत्ता स्थापित नहीं होगा तब तक बंगाल के जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर मद्रास का कंट्रोल रहेगा। लेकिन यह भी सही है कि विलियम हेज ही फर्स्ट एजेंट थे और पहले गवर्नर थे कंपनी के। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। नोट डाउन कर लेंगे स्टेटमेंट कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन करिए। चौथा स्टेटमेंट इन 1698, यस पढ़े, इन 1698 द इंग्लिश सक्सीडेड टू बाय द जमींदारी ऑफ द 3 विलेजेस ऑफ सुतानती, गोविंदपुर एंड कालीकता। 1698 में, अब इसकी चर्चा कर ली जाए। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली शहर को लूट लिया। अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया और हुगली में ही इनकी कोठी भी थी। 1651 में जो ये शाह सुजा इनको अलाउ करेगा तो 1651 में ही ये हुगली में बंगाल की प्रथम फैक्ट्री खोलेंगे। बंगाल की प्रथम फैक्ट्री हुगली में। इसका अध्यक्ष बनेगा ब्रिजमैन। इस बंदे का क्या नाम है? ब्रिजमैन। और 1651 में ही पटना में भी, लिख लो, नोट डाउन कर लो, पटना में भी फैक्ट्री खुलेगी। यह वही कोठी है जहां पे आज के समय में बिहार सरकार का प्रिंटिंग प्रेस है, गुलजार बाग में। तो 1651 में पटना में भी खुलेगा और हुगली, तो हुगली प्रथम फैक्ट्री है। तो 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया तो औरंगजेब ने बंगाल के सूबेदार को निर्देश दिया कि भगाओ इसको वहां से। इन लोगों की हिमाकत कैसे हो जा रही है बार बार हमारे सामने उठ के खड़े होने की। तो 1686 में बंगाल के सूबेदार ने अंग्रेजों को भगा दिया। कहां से? हुगली से। कई सारे अंग्रेज मारे गए, भाग के ये छुपे बंगाल की खाड़ी में किसी द्वीप में। और फिर वहां से जॉब चार्नक निकल के आता है और जॉब चार्नक ने समझौता किया किसके साथ? जॉब चार्नक ने समझौता किया औरंगजेब के साथ और उनसे परमिशन लेकर के, उनसे माफी मांग के और उनके परमिशन से ये वापस 1687 में लौटते हैं। लेकिन इस बार ये आकर के हुगली नहीं लौटते, ये आते हैं सूतानती। 1690 में सूतानती में इन्होंने कोठी खोली। यही भविष्य का कलकत्ता के तौर पे डेवलप होगा। सूतानती में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली, अपनी कोठी स्थापित की। जॉब चार्नक ने इसको स्थापित किया अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजी कंपनी की तरफ से। 1696 में बंगाल के एक जमींदार शोभा सिंह ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ।
जिसके कारण से अंग्रेजों को सुरक्षा की दृष्टि से अपनी कोठी का फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी करने की आज्ञा मिल गई। तो 1696 में ये अपनी कोठी का किलेबंदी भी करेंगे। 1698 में उस समय बंगाल का सूबेदार था अजीमुशान, औरंगजेब का पौत्र, ग्रैंडसन, और बाद में चल के बहादुर शाह प्रथम जो मुगल रूलर बनने वाले हैं उनके बेटे अजीमुशान, जिसने फिर से पटना को बसाया था अजीमाबाद के नाम से, है ना। ये पटना को पुनः बसाने वाला है अजीमाबाद के नाम से, अजीमाबाद भी कहा जाता है पटना को। तो ये अजीमुशान ने 1698 में अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी दी। कौन कौन सी? सूतानती, गोविंदपुर और कालीकता। और यही तीनों गांव बाद में चल के कलकत्ता के तौर पर स्थापित होंगे। यही कालीकता जो है कलकत्ता के तौर पे नामकरण किया जाएगा। तो फिर हम स्टेटमेंट वाइज पढ़े जरा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ओनली 1 and 2। तो 1 and 2 सिर्फ नहीं है, आगे भी सही है। ओनली 2 and 3, 2 and 3 सिर्फ नहीं है, 1 भी है। ऑल ऑफ द अबव, तो इसके साथ जा सकते हैं हम लोग। आगे चर्चा क्यों करना? ऑल ऑफ द अबव, ऊपर की सारी स्टेटमेंट्स हमारी सही है, तो हम ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। मोर देन 1 ऑफ द अबव इसलिए नहीं होगा क्योंकि अलग अलग हम चर्चा नहीं करेंगे, एक साथ सबकी हम चर्चा कर रहे हैं, और जिसमें ऑल ऑफ द अबव में ऑब्वियसली सारे ऑप्शन स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो हम ऑल ऑफ द अबव के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, जरा कंसीडर करिए। देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मैं खूब लेके आया हूं आपके लिए, क्योंकि बदलता हुआ ट्रेंड यही कहता है कि आप समय के अनुसार से नहीं बदलेंगे तो आप विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपकी कोई अस्तित्व नहीं रहेगी, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। आप वन लाइनर फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन डेटा वाइज ही है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसको हमने स्टेटमेंट वाइज कर दिया क्योंकि अब स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िए। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी कालक्रम देखना है कि किसके बाद कौन हुआ, कालक्रम किसके बाद कौन हुआ। पहला है द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश करेगा 1599 में। यस, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड 1599। विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट। विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट कब? 1609 में। 1609 में, 1609 में। Option C, statement C, a permanent factory of East India Company is established at Surat. Yes, a permanent company is established in 1613. And the last one is the company gets the golden farman from the Sultan of Golconda 1632. देखो जी, 1611 में पहली बार टेम्पररी फैक्ट्री खुलेगी मछलीपट्टनम में, जो गोलकुंडा साम्राज्य के अंदर में आता था, और गोलकुंडा उस समय मुगल रूलर्स के कंट्रोल में नहीं था, वो अलग एक वहां पे साम्राज्य चल रही थी, एम्पायर थी। 1616 में ये मछलीपट्टनम की फैक्ट्री क्या हो जाएगी? परमानेंट हो जाएगी। और 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक गोल्डन फरमान जारी किया, जिस फरमान के अकॉर्डिंग सिर्फ 500 पैगोडा, 500 पैगोडास, पैगोडास क्या है? स्वर्ण सिक्का, गोल्डन कॉइन्स। तो गोल्डन 500 गोल्डन कॉइन्स, सिर्फ 500 स्वर्ण सिक्के दे करके पूरे साल भर गोलकुंडा में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड वो कर सकता था। किसी भी गुड्स पे कोई भी दूसरा कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला था। तो ये गोल्डन फरमान था। इसको फिर से रीएश्योर किया गया 1634 में। तो 1632 में ये हुआ था, कंपनी गोलकुंडा के सुल्तान ने गोल्डन फरमान जारी किया। तो पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, और फिर चौथा होगा। तो 1 2 3 4। चलो ऑप्शन है 3 1 2 4 नहीं होगा, ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा, ऑप्शन बी है 1 2 3 4। चलो बी के साथ जाते हैं, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना। ऑप्शन बी के साथ हम जाना चाहेंगे, 1 2 3 4। सो ये कालक्रम सही है, जैसे स्टेटमेंट दिया है वैसे ही हम बढ़ेंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये जो मैंने बताया आपने नोट डाउन कर लिया है, नहीं किया है तो आप कर लेंगे, ये जरूरी है नोट डाउन करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, कंसीडर करिए स्टेटमेंट के ऊपर, सोचिए जरा सा, विचारिए।
पहला स्टेटमेंट, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस, दे वर अल्टीमेटली ड्रॉन इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। हाँ, भारत में तो आए थे, वो व्यापार करने ही आए थे, लेकिन भारत में उलझ गए आपस में, क्योंकि वो यूरोप में उलझे हुए थे आपस में। तो यूरोप में उलझे हुए थे तो यहां पर भी उलझ गए वो। तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कर्नाटक वाज द नेम गिवन बाय द यूरोपियंस टू द कोरोमंडल कोस्ट एंड इट्स हिंटरलैंड। यस, मैंने इस पे चर्चा करी कि जो कोरोमंडल कोस्ट है, जो कोरोमंडल कोस्ट है, और ये कोरोमंडल कोस्ट और उसके जो हिंटरलैंड्स हैं, पीछे के जो इलाके हैं कोरोमंडल कोस्ट से, तो वो सारे एरियाज क्या कहलाए? कर्नाटक। और ये क्या, किसने नाम दिया? यूरोपियंस। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, द फर्स्ट कर्नाटक वॉर वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप व्हिच वाज कॉज्ड बाय ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। इस पे तो कितनी बार हमने चर्चा कर ली है। ये स्टेटमेंट भी सही है कि पहला कर्नाटक युद्ध जो है वो भारत में इसलिए हुआ क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। और फोर्थ ऑप्शन है, First Karnataka War was ended in 1747 when the Treaty of Aix-la-Chapelle was signed. तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर खत्म हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेल हुआ, लेकिन 1747 में नहीं, 1748 में। इस पे हम केयरफुल रहेंगे इस ईयर पे, 1748। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। First statement, second statement and third statement is right, but the fourth statement is wrong. अब क्वेश्चन पे आते हैं, which of the statement given above is are incorrect? पहला ऑप्शन है only one होगा। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान दो इस वर्ड पे, गलत करके आ जाओगे। बहुत बच्चे गलत करके आते हैं अगर इस पे ध्यान नहीं दिया। करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान देना है भाई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे आधा काम हो जाएगा तुम्हारा। तो यहां पे देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है? तो पहला 3 तो करेक्ट है, चौथा क्या है? तो खोज लो ना, चौथा इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन होगा? नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ओनली 2 and 3 करेक्ट है, इनकरेक्ट हम खोज रहे हैं। ऑप्शन 4, ऑप्शन सी ओनली 4, यस, ऑप्शन सी ओनली 4 जो है वही तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी के साथ जाइए ना, चिंता किस बात की। ठीक है, चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नॉट द स्टेटमेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44 एंड हियर द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। 44 नंबर क्वेश्चन आ जा बच्चे। ओके, तो 44 नंबर क्वेश्चन है, Who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as a traders? पहले ही मैंने जो क्रम था, जो हमने अरेंज किया था कि किसके बाद कौन आया था, सबसे नीचे में कौन था? फ्रेंच ना। पूछ रहा कि कौन सबसे लास्ट में आया, कौन से यूरोपियन सबसे लास्ट में आए? खोजो जरा। डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, नन ऑफ द अबव। तो डच नहीं, सेकेंड थे जो इंडिया में आ गए थे। इंग्लिश थर्ड नंबर पे है। सबसे लास्ट में कौन है? 1664 में कौन आया? 1664 में कंपनी स्टैब्लिश किसने की? 1667 में पहली इंडिया में आया और 1668 में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की। तो फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे? सूरत। किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो द्वारा। फ्रैंको कैरो द्वारा 67 में ये आते हैं, है ना, प्रोसेस है आने का। और 64 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट हुई। तो कौन सा है? ऑप्शन सी के साथ जाओ ना, क्यों लाज शर्म किस बात की? ऑप्शन मारो हार्ट से। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। हम देखें जरा सा, सॉरी 45 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 45। देखिए जरा सा, पढ़िए स्टेटमेंट, पढ़िए स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेन्स। डेनिश, डेनमार्क के लोग आते इंडिया व्यापार करने नहीं आते। व्यापार तो बस बहाना है। ईसाई धर्म का प्रचार करना असली खेल है इनका। ईसाई धर्म का प्रचार करना असली खेल था। ये धर्म प्रचारक है। व्यापार का बस एक इन्होंने आवरण ढक रखा था कि हम व्यापारी हैं। तो पहला स्टेटमेंट, द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1616। हाँ, पहला ये कंपनी जो है 1616 में एस्टैब्लिश हो चुका था।
पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, द डेनिश फाउंडेड अ फैक्ट्री एट ट्रैंकबार नियर तंजौर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया 1620 में, 1620 में। हाँ, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली ट्रांकेबार में। वो कहां पे है? तंजौर। तंजौर कहां पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तंजौर कहां है? तमिलनाडु। चोला एम्पायर के समय में ये बहुत फेमस रहा है ना। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री खोली ट्रांकेबार में, तंजौर, कब? 1620 में। और 1620 के बाद सीधे 1676 में, 1676 में ये अपनी फैक्ट्री खोलेंगे सेरमपुर में, सेरमपुर बंगाल में। तो भाई बीच वाला जगह, बीच वाले समय में क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? सिर्फ धर्म प्रचार, सिर्फ धर्म प्रचार। व्यापार से इनको कोई मतलब नहीं। यही कारण है कि 1745 में अपनी सारी सेटलमेंट्स अंग्रेजों को बेच करके वापस रवाना हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए भी अच्छा, स्टेटमेंट ए भी सही है, 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट तो दोनों सही, इनकरेक्ट तो है ही नहीं। नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए होगा ओनली 1 सही है, इनकरेक्ट खोज रहे हैं, नहीं होगा। ऑप्शन बी ओनली 2 नहीं होगा भाई। ऑप्शन सी बोथ एंड 1 एंड 2 कदापि नहीं, कदापि नहीं। ऑप्शन डी मोर देन 1 ऑफ द अबव इनकरेक्ट है। करेक्ट है ना जी। तो कहां जाएंगे? नन ऑफ द अबव। ऊपर के स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है ही नहीं। नन ऑफ द अबव के साथ जाओ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? बताओ बताओ। तो सर तो आप जानते हैं ना, क्वेश्चन आप लेके आए हैं तो आप बताइएगा ना। लो सामने हाजिर कर देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, Who were the first Europeans to set up trade center in India? भाई यहां आंख मूंदो, इस पे तो कोई चर्चा नहीं करना मुझे। पहला यूरोपियन, पहला देश कौन है? कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह क्या कमाल कर दिया, वाह। जो बच्चों क्या होगा? ऑप्शन सी पे जाएंगे। द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप द सी ट्रेड रूट इन इंडिया, सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। चलो इसमें कुछ चर्चा करना नहीं है, हमारे पास इसमें कुछ चर्चा करने के लिए नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। पहला फैक्ट्री कहां खोला? अभी चर्चा किया मैंने पिछले क्वेश्चन में, 45 नंबर क्वेश्चन था शायद, कि आय कंपनी एस्टैब्लिश हुई 1664 में। आय कब? 1667 में। कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने कहां खोला? 1668 में सूरत में। एग्जैक्टली ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए में ही तो दे दिया सूरत। ऑप्शन ए के साथ बाकी तो नीचे देखना ही नहीं है, आंख बंद रखो। ऑप्शन ए, सिर्फ ऑप्शन ए देखेंगे हम, है ना। ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हमेशा स्टेटमेंट वाइज नहीं, बहुत वन लाइनर क्वेश्चन भी अभी पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से पूरा क्वेश्चन का ट्रेंड ही बदल दिया भाई कि हम यूपीएससी के ट्रेंड पे जाएंगे, नहीं। सुधार होगा, धीरे धीरे सुधार होगा। आदत तभी लगा रहा है बच्चों को कि भाई बदलते हुए क्वेश्चन के लिए तैयार है। फिर से बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द डच। डच द्वारा एस्टैब्लिश्ड कौन सी इसमें कंपनी है, कौन सी फैक्ट्री है? भाई बताओ। बंदेल? नो, नेवर, नहीं। बी चिंसुरा? यस, चिंसुरा 1653। चिंसुरा में यहां पे इन्होंने एक बहुत अच्छा फोर्ट बनाया, किला बनाया, जिसको कहा जाता है गुस्ताउस फोर्ट। गुस्ताउस फोर्ट। पिपली? हाँ, पिपली ही तो वो जगह थी बंगाल की जहां पे पहली बार इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली 1627 में। ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन डी पढ़ो, मोर देन वन ऑफ द अबव, इसी के साथ तो जाएंगे। ऊपर के एक से अधिक ऑप्शन सही है जहां पे बंगाल में डचों ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। चिंसुरा में गुस्ताउस फोर्ट 1653 में, और पिपली में 1627 में। पहली फैक्ट्री पिपली में डचों की रहे, बंगाल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49, कि विच ऑफ द मैचेस आर इनकरेक्ट। वाह,
मैच दी फॉलोइंग भी देख ले हम जरा सा, मैच दी फॉलोइंग भी एग्जाम में पूछता है ना। बताओ, फर्स्ट कर्नाटक वॉर एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, चर्चा किया हमने, एक्सला-चैपल से ये जो है युद्ध खत्म हुआ। तो पहला तो सही है, खोजना क्या है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट खोजो, करेक्ट नहीं खोजना है। सेकेंड कर्नाटक वॉर इनकंक्लूसिव वॉर, हाँ आपको जहां तक याद होगा हैदराबाद में फ्रांसीसियो का पलड़ा सही रहा और कर्नाटक में किसकी पलड़ा भारी रही, अंग्रेजों की। इनकंक्लूसिव वॉर था, इन्होंने कसम खाई भाई ट्रीटी के दौरान, ट्रीटी की भाई हम भारतीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कसम खा रहे हैं अब हम भारतीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। थर्ड कर्नाटक वॉर, तो थर्ड कर्नाटक वॉर ब्रिटिश लॉस, इसमें ब्रिटिश लॉस्ट किया नहीं ना। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, याद है ना, इसमें फ्रांसीसियों की शक्ति हमेशा खत्म हो गई, ट्रीटी ऑफ पेरिस में हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया फ्रांसीसियों की शक्ति कि भाई अब सिर्फ आप कमर्शियल पर्पस से यहाँ पे काम करिए, पावर मत दिखाइए अपना। तो ये तो होगा नहीं, पहला गलत हो गया। फर्स्ट मैसूर वॉर कैसे ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म हुआ, ये तो सरासर गलत है। फर्स्ट जो मैसूर वॉर में तो ये तो उल्टा हो जाना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए और ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो चूज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए ओनली 1 and 2। तो 1 and 2 तो सही न है, इनकरेक्ट नहीं है ना, तो ऑप्शन 1 and 2 होगा नहीं। ओनली 3 करेक्ट है, हाँ क्योंकि इनकरेक्ट खोज रहे हैं तो करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट खोज रहे हैं ना तो क्या हो गया, वो करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन बी तो जा सकते हैं। और फर्स्ट मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस ये भी इनकरेक्ट है, तो इसके साथ भी ओनली 4 के साथ भी जा सकते हैं। तो ऊपर के दो ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों तो लगा नहीं सकते, तो ऑप्शन डी पढ़ो, मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जो हमारे क्वेश्चन का डिमांड है कि इनकरेक्ट खोजो, तो इनकरेक्ट हमने खोज लिया कि ऑप्शन 3 और ऑप्शन स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 है ना, वो गलत है। तो क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, अगला है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जरा पढ़ो। द पोर्चुगीज नॉट ओनली मेड मनी एज ट्रेडर्स बट ऑल्सो रेज्ड वॉइस अगेंस्ट स्लेव ट्रेड। ये तो हंसने वाली बात हो गई है ना, कि भाई इन्होंने मनी तो बनाया लेकिन स्लेव ट्रेड, भाई इन्होंने तो जितने भी मुसलमान बस्तियां हैं उन पे इन्होंने हमला किया और इन मुसलमान लोगों को गुलाम बना करके गुलाम के बाजारों में बेच दिया। ये तो गुलाम के व्यापार करने में माहिर लोग हैं, तो ये तो गलत है। ये रेज्ड वॉइस अगेंस्ट, ना 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 भाई, इनके कैरेक्टर, इनके नेचर के अगेंस्ट है, स्लेव ट्रेड के खिलाफ नहीं है, स्लेव ट्रेड के पक्ष में है। दूसरा, अंडर द रूलिंग ऑफ शाहजहां कासिम खान वाज द बंगाल गवर्नर। यस, शाहजहां जिस वक्त रूल कर रहा था, कासिम खान ही वो गवर्नर था जिसने 1632 में पोर्चुगीज को, पुर्तगालियों को मार भगाया हुगली और चटगांव से, क्योंकि हुगली और चटगांव में इन्होंने लूटपाट मचा कर रखी हुई थी। और आपको मैं बता दूं कि यह वह घटना है जिस घटना के कारण शाहजहां ने ऑर्डर किया कासिम खान को कि भगाओ इनको बंगाल से। यह घटना थी मुमताज बेगम की जहाजों को जब्त करना, जो शाहजहां की सबसे प्रिय वाइफ रही है और उन्हीं के कारण ताजमहल बना। तो सबसे प्रिय पत्नी का जहाज जब्त हो जाना और उस जहाज पर मुमताज महल की दासियों का होना, जिसको बंदी बना लिया गया पुर्तगालियों द्वारा, यह खबर मुमताज महल को पहुंचा तो शाहजहां के पास रोती हुई गई। शाहजहां को पता चला तो उन्होंने तुरंत, भाई अपनी पत्नी को रोते हुए नहीं दे सकते, वो भी सबसे प्रिय पत्नी। अब भाई साहब कासिम खान को बोला गया भगाओ इनको। तो अंडर द रूलिंग ऑफ शाहजहां, कासिम खान बंगाल का गवर्नर था, 1632 में इन्होंने क्या किया, हुगली से भगा दिया पुर्तगालियों को। थर्ड स्टेटमेंट, बाय द 18th सेंचुरी द पोर्चुगीज इन इंडिया लॉस्ट देयर कमर्शियल इन्फ्लुएंस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। पोर्चुगीज का कमर्शियल इन्फ्लुएंस खत्म हो गया था, सिर्फ दमन, दीव और गोवा पर इन्होंने एक तरह से अधिकार बनाकर रखा 1961 तक, बाकी तो ये खत्म ही हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ऑप्शन और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 सिर्फ इनकरेक्ट देखना है।
ओनली 1 एंड 2 नहीं, 2 तो करेक्ट है और ओनली 2 करेक्ट है, ओनली 1, यस ओनली 1। सिर्फ एक नंबर जो है स्टेटमेंट, नंबर 1 स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही खोजना है और इनकरेक्ट ही हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट ही हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो चलिए ऑप्शन सी के साथ जाइए, ऑप्शन सी लगाइए। टेलीग्राम चैनल आप सब ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि सारी कंटेंट जो सारी एमसीक्यू है, करंट अफेयर्स है, वो सारी कंटेंट कहां पे हम देंगे आपको, टेलीग्राम चैनल पे देंगे। लेवल अप बीपीएससी का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वहां जितने भी कंटेंट आएंगे उसको रिवाइज करिए, पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? इन 1635, 51 नंबर क्वेश्चन है। इन 1635 a rival company Cotin Association, Asada Company against East India Company was formed by। देखो जी, यह पहली बार ऐसा था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक नई कंपनी स्थापित की जाएगी और बाद में चल के 1688 के बाद तो 3 नई कंपनीज एस्टैब्लिश की जाएंगी, ठीक है, और बाद में 1780 3 नई कंपनी स्थापित की जाएगी, लेकिन 1708 में जाकर के वो कंपनी फिर वापस से इसी पुरानी कंपनी में मिल जाएगी। तो वो अलग एक चर्चा करेंगे हम, लेकिन यहां पर हम इस क्वेश्चन को चर्चा करें कि इन 1635 राइवल कंपनी कोटिन एसोसिएशन दैट इज कॉल्ड असादा कंपनी अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंड बाय, किसके द्वारा? डॉक्टर विलियम नॉरिस। नहीं, विलियम नॉरिस एक राइवल कंपनी के ही रिप्रेजेंटेटिव थे जो औरंगजेब के शासन काल में आए थे उस कंपनी के लिए छूट लेने के लिए। ये साहब राइवल कंपनी के ही हैं लेकिन इस कंपनी के नहीं है और इस कंपनी के संस्थापक भी नहीं है। दूसरे हैं सर थॉमस रो, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ही जो है 1615 में आए थे जहांगीर के दरबार में और कई सारी जो है वो ट्रेड बेनिफिट्स लेकर गए थे। तो नाम से क्लियर है, ऑप्शन सी जब जाएंगे सर विलियम कोर्टिन, सर विलियम कोर्टिन साहब, नाम ही है कोर्टिन एसोसिएशन, नाम के साथ आप क्लियर है ना, कोर्टिन एसोसिएशन, यहाँ पे क्या है सर विलियम कोर्टिन। तो ऑप्शन सी के साथ जाओ, नाम के साथ कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये साहब जो है वो कोर्टिन एसोसिएशन के फाउंडर थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक पूरी सीरीज इसमें हम जब देखेंगे, अगला क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हम देखेंगे कैसे अलग अलग कंपनी अलग अलग समय में एस्टैब्लिश होती है, जो राइवल कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वो 1708 में जाकर के फिर से वापस इनको पुरानी कंपनी के साथ ही मिला लिया जाएगा। खैर, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पेश है। तो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंपनी सोल्ड ऑल इट्स सेटलमेंट्स इन इंडिया टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1845। भाई साहब, मैंने पहले भी बताया है कि ये जो डेनिश लोग हैं, डेनमार्क वाले लोग हैं, ये सिर्फ व्यापारी का आवरण, व्यापारी के रूप में आए हैं, लेकिन इनका मुख्य काम, मेन पर्पस क्या है? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसीलिए इनका ध्यान जो है व्यापार ना होने के कारण इन्हें जो है बहुत बड़ा वाला घाटा होता है। तो 1845 में ये अपनी सारी सेटलमेंट्स बेच करके चले जाते हैं। ऑप्शन ए डच नहीं, ये लंबे समय तक भारत में टिकेंगे और इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी बनाकर, डच कॉलोनी बनाकर रखी थी इंडोनेशिया को। द स्वीडिश कंपनी एस्टैब्लिश की जाएगी 1731 में, लेकिन ये इनका मेन फोकस चाइना है, चाइना के साथ ये व्यापार कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी के साथ आप जाइए, ऑप्शन सी डेनिश, द डेनमार्क के लोग हैं जो अपनी सेटलमेंट्स बेच करके वापस चले जाएंगे यहां से। तो ये होगा ऑप्शन सी डेनिश, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हैं, पहला स्टेटमेंट है इन 1609 कैप्टन विलियम हॉकिंस विजिटेड टू द मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर रिक्वेस्टिंग परमिशन टू डू बिजनेस इन इंडिया। यस, दिस इज राइट। कितनी बार हमने इसको डिस्कस कर लिया कि विलियम हॉकिंस जो है वो आए थे जहांगीर के दरबार में, और ये वो पहला इंग्लिश ब्रिटिशर्स है जिन्होंने डायरेक्ट बिना ट्रांसलेटर के बात किया जहांगीर से, और इसी से खुश होकर के उसने इसको खान का टाइटल दिया और साथ साथ 400 मनसबदारी का मनसबदार भी बनाया। इसकी सैलरी थी 30,000। तो अब अगला ऑप्शन यही है। अगला स्टेटमेंट है जहांगीर अपॉइंटेड विलियम हॉकिंस एज अ मनसबदार ऑफ 400 एट अ सैलरी ऑफ ₹30,000। यस, दिस इज राइट। 400 मनसब की मनसबदारी दी गई थी और उसकी सैलरी कितनी थी? 30,000। इसने सैलरी नहीं लिया, अलग बात है। इसकी शादी भी यहीं पे हुई एक आर्मेनियन ईसाई लड़की से। तो यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है कि ये आते हैं 1609 में और इनको मनसबदार बनाया जाता है।
400 का बनाया जाता है और 30,000 इनकी सैलरी होती है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है ओनली वन। तो हमें दोनों स्टेटमेंट चेक करना था, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये तो होगा नहीं। ओनली टू नहीं, बोथ 1 एंड 2। यस, बोथ 1 एंड 2 के साथ जाइए, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट ही करेक्ट है, क्योंकि करेक्ट पूछा जा रहा है तो करेक्ट खोजा हमने। और जहां पे इनकरेक्ट पूछा जाए तो वहां पे क्या होगा, इनकरेक्ट ही करेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट और करेक्ट में यहां पे ध्यान रखना, करेक्ट पूछ रहा है तो बोथ 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट हमारा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो कहां से हो गया, खत्म कर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देखें, हम जरा सा एक क्वेश्चन और क्या है। तो एक क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर दी, आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड फर्दर मिलिट्री पोस्ट एंड सेटलमेंट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट एट सैंथोम। तो इन्होंने अपने ईस्ट कोस्ट पे पहला जो सेटलमेंट है वो सैंथोम पे एस्टैब्लिश किया था। यस, सैंथोम कहाँ है, सैंथोम ईस्टर्न कोस्ट पे है, मद्रास के निकट है ना, वहां पे इन्होंने अपनी एस्टैब्लिश की थी अपनी ईस्टर्न कोस्ट पे। सेकंड स्टेटमेंट इज द पोर्चुगीज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया एंड वाज लास्ट टू लीव दिस लैंड। कितनी बार चर्चा हो गई भाई, हाँ वो पहली बार आए और अंत में गए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्चुगीज वर टॉलरेंट। ये हंसी आती है देख करके कि पोर्चुगीज की रिलीजियस जो पॉलिसी है बहुत टॉलरेंट है। नहीं भाई साहब, मुसलमानों के लिए बहुत खराब नीतियां रही, बाद में चल के हिंदुओं के प्रति भी इनकी नीतियां खराब हो गई। 1540 में तो गोवा की सारी मंदिरों को खत्म कर दिया गया। 1560 में इन्होंने धर्म न्यायालय बनाया, जहां पे ईसाई धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलने पर दंडित किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ओनली 1 एंड 2, सिर्फ 1 और 2 ही तो सही है, 3 तो गलत है। ऑप्शन ए ही पे हम रह जाएंगे, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए, ओनली 1 एंड 2। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को आप फिर से दोहरा के देखिए। अगर इसको आप पसंद करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे आपको मिलेगा यहाँ का कंटेंट। लेवल ऑफ बीपीएससी को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप इसका रीच पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।